हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया था और आज जो है इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो अगर साइंस और एसएसटी के सभी जो वीडियो हो मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को क्लिक करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने क्या देखा था, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस कैसे होते हैं, डीएनए का रोल कैसा है हमारे पूरे बॉडी में, जिससे कि हेरिडिटरी चेंजेस होते हैं। उसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, जो हमारे जीन्स के स्ट्रक्चर में किस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर में जीन्स जो होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में भी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। ठीक है, तो ये जो है डीएनए आरएनए के जो स्ट्रक्चर्स है उसकी जो डिटेल स्टडी जो है हमने उसमें ले ली थी। देन म्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में जो हमने ले लिया था। तो आज जो है हम शुरू कर रहे हैं इवोल्यूशन। ओके, तो इवोल्यूशन के पहले कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे शरीर में जो है अपेंडिक्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, तो ये जो अपेंडिक्स है वो जो आपने अपेंडिक्स के बारे में पहले भी सुना होगा। तो ये जो अपेंडिक्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है हमारे, और अभी जो है इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। मतलब कि जब हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, मतलब हमारे पूर्वज जो थे, उनके शरीर में जो है ये अपेंडिक्स था, क्योंकि वो उनको तब काम में आता था। लेकिन आज जो है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि आज जो है हम पका हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, तो हमें जो है इसकी अपेंडिक्स की कोई ज़रूरत नहीं। अपेंडिक्स जो है वो रूमिनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके काम में आता है, जो कच्चा चारा खाते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, उन्हें जो है ये अपेंडिक्स काम में आता है। लेकिन हमारे शरीर में उसका भी कोई फंक्शन नहीं है। सो आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड। ये विजडम टीथ यानी क्या बोलते हैं, हम उसे अक्कल दाढ़ बोलते हैं। तो ये जो है ये हमारे जो फूड को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए काम में आते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। अक्कल दाढ़ जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब उसका हमें कोई जो है उपयोग नहीं होता है। जैसे अपेंडिक्स का जो है हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, वो भी एक जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, वैसे ही जो है विजडम टीथ का भी हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। सो व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये जो बड़े बड़े जो एनिमल थे डायनासोर जैसे, वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट होना यानी निकल जाना, मतलब वो है नहीं अभी। तो ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? तो इसके तो कई कारण होंगे भी, जैसे कि क्लाइमेट में चेंज हो जाना। ऐसे कहा जाता है कि जब हमारा अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर स्पेस से एस्ट्रॉइड जो है वो बहुत ही स्पीड से जो है हमारे अर्थ पे आके गिरा, और जिससे कि जो एस्ट्रॉइड जो आए उसमें आग थी, तो वो जो है जिससे उस आग की वजह से जो हमारे जो एनिमल्स है उस टाइम के, तो वो जो है ख़त्म हो गए। तो जिसमें कि डायनासोर आते हैं। तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट में चेंज बताया, या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी जो है ये जो है डायनासोर जैसे एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, सो वाई आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो बहुत सारे जो स्पेसीज है
एनिमल्स के, बर्ड्स हैं, तो वो जो है अब एक्सटिंक्ट हो रही है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी जो टाइगर है, वो भी एक्सटिंक्ट होने को आ रहे हैं। तो उसको भी जो है कंजर्व करके रखना पड़ रहा है अभी। तो ये जो बर्ड्स है या फिर ये एनिमल्स है कुछ, तो पोल्यूशन की वजह से भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे कि वाटर पोल्यूशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है बर्ड्स वगैरह जो एरियल एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन, जो हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, उधर बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया, तो एनिमल्स को घर ही नहीं है मिल रहा अभी। और उनकी हंटिंग हो रही है बहुत सारा। या फिर दूसरा कारण बोल सकेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग भी है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी सी द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन यानी क्या है? विकास। जो ग्रेजुअल चेंजेस जो हमारे एंसेस्टर से जो है अभी हम जो है अब तक जो भी ग्रेजुअल चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं, तो उससे जो है इवोल्यूशन होते जा रहा है। सो इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सडनली हो रहे हैं क्या? नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन से हो रहे हैं, मतलब बहुत लंबा टाइम लगा है ये जो चेंजिंग में। सो दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो रही है, सडन होने वाली प्रोसेस नहीं है ये। धीरे धीरे जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हमने मंकी के चेंजेस को देखा, बहुत सारे मंकी के चेंजेस आए, बहुत सारी स्पेसीज आई, और उसके बाद जो है ह्यूमन जो अभी हम हैं, तो ये जो चेंज है, तो ये सडन हुआ कि ये धीरे धीरे होते गया। सो दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। और हर एक चेंजेस में जो है बहुत सारा डेवलपमेंट होते गया। कुछ अच्छी चीज़ें जो है उसमें डेवलप हुई, कुछ जो है बुरी चीज़ें डेवलप हुई। तो बुरी चीज़ें जो है वो एक्सटिंक्ट होते गई, मतलब वो निकलते गई एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और जो नई चीज़ आते गई वो जो है प्रोग्रेसिवली पॉपुलेशन उसका बढ़ते गया। ठीक है, ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर इन अ वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम स्टार एंड प्लैनेट्स इन स्पेस to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही चेंज नहीं है, तो उससे रिलेटेड सभी जो घटक है उसका भी जो है चेंजेस होते गया। ऑल द स्टेजेस इन द चेंजेस ऑकर्ड इन अ वेरियस कंपोनेंट, जैसे कि स्टार्स है, प्लैनेट्स है, अर्थ है, उसमें जो है और बायोस्फीयर, अर्थ का बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो। तो ये सभी जो है धीरे धीरे चेंजेस होते गया, और इस तरह से जो है इवोल्यूशन की स्टडी होती गई। Formation of a new species due to changes in specific character after several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution। तो इवोल्यूशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसीज, मतलब जो ग्रेजुअल चेंजेस जो है होते गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ में, मतलब जो शुरुआत के ऑर्गेनिजम्स थे उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर रहा, फिर वो जो भी चेंजेस हो गए उसमें एक और अलग से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आ गया। तो इस तरह से जो है ये चेंजेस होते गए कैरेक्टर्स में, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स से। तो ये जो है जनरेशन टू जनरेशन हुआ। पहला जनरेशन एंसेस्टर जो है हमारे पूर्वज उनका, फिर उसके बाद में दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन होते 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 जो मंकी से आज हम जो दिख रहे हैं मैन, तो ये जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है चेंजेस होते गए लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। ये जो है नेचुरल सिलेक्शन थियरी जो है उसमें जो लिखा गया है उस हिसाब से जो है ये जो ग्रेजुअल चेंजेस होते गए उसे ही क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन। इट्स कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ओके, ये समझ में आ गया आपको? सो 3.5 बिलियन ईयर एगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ।
तो जब ये जो चेंजेस हुए हैं, तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? 3.5 बिलियन ईयर एगो। समझ में आ रहा है ये? 3.5 बिलियंस एगो से जो है ये इसकी शुरुआत हो गई थी। मतलब तो एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशियन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज। तो जब ये पहला सेल आया तो ऐसा कहा जाता है मे हैव बीन मीन्स ऐसा कहा जाता है, कंफर्म नहीं बोलते हैं इसे, ठीक है। सो जो है एक सिंपल एलिमेंट्स जो है ओशियन, मतलब ओशियन में जो है वो पनपा, ठीक है। एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव बीन फॉर्म, और उसमें जो है सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है पाए गए, ठीक है। Complex compounds like protein and nucleic acid may have formed over a long period of those simple compound। और ये जो सिंपल कंपाउंड थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो इससे जो है फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनने का जो पीरियड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो जो है बहुत लंबा पीरियड है जो सिंपल कंपाउंड से बना, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें ये जो सिंपल कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बने, ये जो है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है, ठीक है। जैसे कि ये जो है कार्बन है, ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो है सिंपल वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज हुए, जिसमें कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है तैयार हुए। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और पहला जो प्रिमिटिव टाइप सेल है, प्रिमिटिव सेल है, तो वो जो है वो कैसे तैयार हुआ? First primitive type of a cell may have been formed from the mixture of a different type of organic and inorganic compound। तो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको मिलकर जो है एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, म्हणजे पहला जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हुआ। नंबर ऑफ दोज सेल्स मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। और ये जो सेल है फिर इसके नंबर्स जो है बढ़ते गए, हैव इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स के मिलने से जो है ये सेल जो है इंक्रीज होते गए, ठीक है। देयर मे हैव बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दो सेल। और ये जो सेल तैयार हुए हैं ये जो है पहले जो सेल बने थे उससे अलग है। मतलब पहले ये सेल बना होगा तो ये जो है दूसरा सेल बना, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो हर एक सेल जो है ये अलग अलग टाइप का बनने लगा। मतलब पहले से जो है दूसरे में जो है चेंजेस आते गए। सो देयर हैव बीन सम डिफरेंसेस अमंग दोज सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। और जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बताती है उस हिसाब से सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ, और कुछ की जो है ग्रोथ जो है अच्छी होती गई, एंड सम मे हैव पेरिश विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। तो कुछ जो है सेल वो उनकी ग्रोथ जो है होते गई, बढ़ते गई, और जो कुछ जो है सेल वो एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को जो है एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो एक्सटिंक्ट होते गए, ठीक है। तो जैसे कि हमने अगर देखा कि राजस्थान में का जो कैमल है, अगर हमने स्नोई रीजन में ले गया तो वो रहेगा क्या? जिंदा नहीं। या स्नो रीजन से जो भी एनिमल्स है उसको अगर हम राजस्थान जैसे इलाके में अगर लेके जाएंगे तो वो नहीं जिंदा रह पाएगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो झेल ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही जो है कुछ सेल जो है कि गुड ग्रोथ होती गई क्योंकि वो एडजस्ट करते गए सराउंडिंग को, और कुछ जो है एडजस्ट न करने की वजह से वो डिमिनिश हो गए।
ठीक है। एट प्रेजेंट क्रोर्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और आज जो है करोड़ों स्पेसीज है प्लांट्स की और एनिमल की विथ ह्यूज डाइवर्सिटी। उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है हमको वो दिखती है, छोटे एनिमल से लेके तो बड़े बड़े एनिमल तक, छोटे से प्लांट से लेके तो बड़े बड़े प्लांट तक। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है आज अर्थ पे प्रेजेंट है। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामीशियन टू मैन एंड गाइन वेल। तो एनिमल में भी जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको मिलती है। जैसे कि एक सेल का अमीबा हमने देखा, ये जो है अमीबा ऐसे होता है। तो ये एक सेल का अमीबा और दूसरा जो है हमने पैरामीशियम देखा, तो वो भी एक सिंगल सेल का बना होता है। तो इससे जो है चेंजेस होते गए और मल्टीसेलुलर में जो है कन्वर्ट हो गई है। सो तो प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो यूनिसेलुलर से लेके तो मल्टीसेलुलर तक जो है आज प्रेजेंट है, जिसमें कि गाइंट वेल है। वेल जो हमारे जैसे आदमी को भी खा जाती है। तो इतनी बड़ी जो वेल है, मतलब छोटे से लेके बड़े एनिमल्स तक हमको डाइवर्सिटी दिखती है। वैसे ही प्लांट में भी डाइवर्सिटी दिखती है। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला टू द ह्यूज बनियन ट्री। तो प्लांट्स में भी जो है बहुत सारी स्पेसीज है अलग अलग, जो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला क्लोरेला है से फिर ह्यूज बनियन ट्री जो बहुत बड़ा जो है बनियन ट्री दिखता है, बरगद का पेड़। तो इसमें जो है हमें दिखते हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको दिख रही है। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ अप द पोल। तो ये जो लाइफ है हमारे अर्थ में, ये जो हमारा अर्थ है ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये जो लाइफ है यहाँ से लेके तो यहाँ तक सभी तरफ जो है पनपते हुए हमको दिखती है। सो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एट्सेट्रा। और ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, लैंड में प्रेजेंट है और रॉक में प्रेजेंट है। सभी तरफ जो है हमको एनिमल्स जो है दिखते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है दिखते हैं। ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशियंट पीरियड। तो ह्यूमन में जो है बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जहाँ वजह से क्या हुआ कि लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ सिंस एंशियंट पीरियड। तो ये जो भी डाइवर्सिटी है, मतलब लाइफ कैसे की शुरुआत कैसे हुई, क्या रीज़न रहे, ये ग्रेट डाइवर्सिटी जो है हमको दिखती है लाइफ की एट प्रेजेंट, वो कैसे आई, ये सब की जो जानने की इच्छा जो होती है वो ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा होती है। और ये रहना भी चाहिए, तो ही हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होगा। So different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of a gradual development of living organism is accepted. तो इससे जो है बहुत सारी, मतलब लोगों ने बहुत सारी उसकी स्टडी की क्यूरियोसिटी की वजह से, और बहुत सारी थियरीज जो है हमारे सामने आई। उस थियरी में जो है हमको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती गई। तो इन सब थियरी में जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। तो ये थियरी को जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट वी सी अ पीक इनटू हिस्ट्री। ओके, तो ये क्या है? मेनी फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जो लाइफ कैसे फॉर्म हुई इसके बारे में जो है बहुत सारे फिलोसोफर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स जो है होकर गए, उन्होंने जो है बहुत कुछ जो है लिख कर रखा है। सो देयर सीम्स टू बी थ्रू आउट डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्स इन वेरियस कल्चर लाइक इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक एट्सेट्रा। तो ये जो है इसके ऊपर लाइफ कैसे आई इसके ऊपर बहुत सारा जो है डिस्कशन हुआ, कैसे
फॉर्म हुई यूनिवर्स में, इसके बारे में जो है हर एक जो लोगों है, इंडियन है, चाइनीज़ है, रोमन है, ग्रीक है, इन लोगों ने अपने कल्चर के हिसाब से उसको जो है बताया, एट्सेट्रा। वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स, stars, the Panchamabhutas, living organisms, etc., in the form of a poetry, stories and religious sacred बुक्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन है पंचमहाभूता में के जरिए मिली हमें, प्लैनेट और स्टार्स की इन्फॉर्मेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन्फॉर्मेशन, ये जो है हमें अलग अलग फॉर्म में मिली। पंचमहाभूता आपको मालूम है क्या होता है? 5 तत्व हमारे, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो इसके द्वारा भी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली, लिखी गई है। सो इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में है? ये पोएट्री के फॉर्म में मिलती है, स्टोरीज के फॉर्म में मिलती है, या फिर रिलीजियस बुक्स के द्वारा जो है इसे बताया गया है। नेक्स्ट, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अब हम जो है थियरी ऑफ इवोल्यूशन देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। अब इवोल्यूशन थियरी के द्वारा जो है हमें क्या पता चला कि फर्स्ट जो लिविंग मटेरियल है वो कहाँ पे पाया गया? ओशियन में पाया गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वॉज फॉर्म। और जो फर्स्ट सेल हमें मिला, उसके बाद में जो है वो ग्रेजुअली चेंज होते गया, प्रोकैरियोट से प्रोकैरियोट, फिर यूकैरियोट, और फिर जो है यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, इस तरह से जो है ग्रेजुअल जो है उसमें चेंजेस आते गए। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। और धीरे धीरे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म होते गए। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेयर फॉर्म। तो ग्रेजुअली जो धीरे धीरे जो ये चेंज होते गया, तो कैरेक्टर्स में भी चेंज होते गए ऑर्गेनिजम्स के। तो यूनिसेलुलर से जो है मल्टीसेलुलर जो है, मतलब लार्जर एंड लार्जर जो है ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमें अब जो है मिलते हैं। ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल। और ये जो चेंजेस है, मतलब फर्स्ट सेल से लेके तो अब तक का जो चेंज है, जैसे कि हमने एग्जांपल अगर लिया मंकी का, तो मंकी से लेके तो मैन तक का जो ये पीरियड है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ है, सडन नहीं हुआ है। ऑल दो चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल, बहुत स्लो और ग्रेजुअल हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इन एटमोस्ट 300 करोड़ ईयर। हमने पहले ही देखा था 300 करोड़ पहले जो है लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ से अभी मतलब इसको कितने साल ईयर्स लग गए? 300 करोड़ ईयर्स लग गए। ओके, so changes and development in living organism had been all round and multi-dimensional, and this led to evolution of a different type of organism। और ये changes जो हुए और जो development हुआ living organism, वो एक ही तरह से नहीं हुआ, तो वो जो है multi dimensional हुआ, all round हुआ। मतलब हर एक जो organism जो है उसमें अलग अलग चेंज होते गए। organisms में भी जो है अलग अलग पार्ट में अलग अलग चेंजेस होते गए। तो ये जो है चेंजेस जो है मल्टी डायमेंशनल हुआ, ठीक है, ऑल राउंडेड। एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इससे जो है हमें एक नया टाइप का जो एक ऑर्गेनिज्म जो है मिलते गया। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। और ये जो चेंजेस हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो है, ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। ये जो है चेंजेस ऑर्गेनाइजेशनल हुआ, ठीक है, मतलब ये जो इवोल्यूशन हुआ। देन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ, मतलब पहले एंसेस्टर से हमारे जो पूर्वज हैं उनमें जो कुछ भी डेवलपमेंट था, उसके बाद में आने वाले जो भी
डेवलपमेंट है, चेंजेस है, वो प्रोग्रेसिव होते गए, मतलब कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो अच्छे जो वो चेंजेस होते गए वो प्रोग्रेसिव थे। वो जो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्लांट में भी हुआ और एनिमल में भी हुआ, फ्रॉम द एंसेस्टर टू अभी जो हमारे ऑफस्प्रिंग है अब के तब तक। सो हैविंग जो उनमें जो है बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज होते गया, फंक्शंस भी उसके चेंज होते गए। तो ये जो है फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो ये जो चेंजेस हुए, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो हुआ प्लांट का और एनिमल का एंसेस्टर से लेके अभी तक, तो ये जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब इसमें जो है बहुत सारे, अब इवोल्यूशन हुआ मतलब इसके हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस यानी प्रूफ चाहिए। ये चेंज तो हुआ पर कैसे हुआ, इसका कोई प्रूफ है, तो ये प्रूफ जो है अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है वो 6 टाइप के एविडेंस है। पहला जो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, देन है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, देन है वेस्टिजियल ऑर्गन, देन है पैलेस्टियोलॉजिकल एविडेंसेस है, फिर कनेक्टिंग लिंक्स है, या फिर नेक्स्ट 6th वन है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये अलग अलग जो है प्रूफ जो है हमें मिलते हैं इवोल्यूशंस के। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेंशन थियरीज इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। अब कलेक्टिव थिंकिंग यानी जो सबने सोचा, स्टडी की हमने, उससे जो है बहुत सारी थियरीज जो है हमारे सामने आई इवोल्यूशन की। और ये जो इवोल्यूशन थियरी है वो जो है एवरलास्टिंग प्रोसेस है, चेंज नहीं होने वाली प्रोसेस है। हाउएवर इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट। और ये अगर हमें बताना है तो हमें प्रूफ चाहिए होते हैं। सो फॉलोइंग्स आर द वेरियस प्रूफ अवेलेबल इन सपोर्ट्स ऑफ द थियरीज मेंशन अबव। जो थियरी हमने पढ़ी है उसके प्रूफ जो है आगे हमें दिए हैं। ठीक है। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस यानी क्या है, बाहर से जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम उसमें जो चेंजेस हमको दिख रहे हैं उसे जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज कहा जाता है। उसी की स्टडी जो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में होती है। तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए हैं, पहले हम वो पिक्चर्स देख लेते हैं। ये जो पिक्चर्स देख रहे हो आप, इसमें क्या दिख रहा है कि कुछ जो एनिमल्स है, ये एक और ये है डॉग पपी, ये जो है शीप है और ये जो है फॉक्स है। इस एनिमल को देखकर हमें क्या लग रहा है कि ये सेम दिख रहे हैं ना, जैसे कि इसका जो ये पार्ट है, माउथ का पार्ट है, ये जो है सेम है। इसकी आंखें अगर देखोगे आप तो आंखें भी जो है सेम दिख रही है। इसके कान जो है ईयर्स, वो भी जो है सेम दिख रहे हैं। ये अभी नीचे है लेकिन ये अगर ऊपर आ गया तो ये भी सेम ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। तो इनका जो हेयर है, ये बाल जो है शरीर पे, वो भी जो है हमको सेम दिख रहे हैं। नेक्स्ट, अभी ये तो एनिमल चेंज हो गया, ये प्लांट देख रहे हो आप। प्लांट्स में भी जो है फ्रूट्स जो है सेम दिख रहे हैं, गोल गोल। देन उसके लीफ अगर आपने देखोगे तो ऊपर से जो है ब्रॉड है, नीचे जो है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। सभी के जो अगर आप लीफ देखोगे तो वो उसी टाइप से हमें दिख रहे हैं। ये भी जो है वैसे ही दिख रहा है। तो इसमें भी हमको जो है फ्रूट्स भले ही अलग अलग हो लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो इसमें क्या एविडेंस में क्या आता है वो देखेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। ये जो प्लांट्स के इमेजेस देखे हमने और ये जो एनिमल्स के इमेजेस देखे, इसमें बहुत सारी जो बातें हैं हमें सिमिलर दिखी। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ माउथ है, पोजीशन ऑफ आईज है, या स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉस्ट्रिल, उसका नोज जो है, एंड ईयर्स, ईयर्स पिन्ना, एंड
thicky distribution hair on body are seen in animal, whereas similarities in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petioles etc. occur in case of a plant. तो ये दोनों में जो है जो सिमिलैरिटीज़ दिखी हमें, माउथ में है, आईज़ में है, उसके ईयर्स में है, या उसके शरीर के जो हेयर्स है उसमें, प्लांट में देखा जाए तो फ्रूट्स में, लीफ में, जो भी सिमिलैरिटीज़ जो दिख रही हैं हमको, वो सभी इसमें जो है सिमिलर दिख रहा है. तो it indicates that there are some similarity in those group and hence it proves that. तो ये जो है, ये पूरा जो ग्रुप है, इसमें ही जो है हमें पूरी सिमिलैरिटी दिख रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स प्रूव दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम. मतलब इनका जो ओरिजिन है, मतलब इनका जो एंसेस्टर है वो सेम होगा. और उसमें जो है उस एंसेस्टर में थोड़ा थोड़ा चेंज होते गया. ये जो है हमारा एंसेस्टर, इसमें जो है फिर चेंजेस होते गया, ये चेंजेस इस तरह से जो है चेंजेस होते गए. प्लांट में भी जो है ऐसे चेंज होते गए. तो ये जो एंसेस्टर है इस एनिमल्स के या इस प्लांट्स के, ये क्या प्रूव कर रहे हैं कि इसके एंसेस्टर सेम होंगे, इसीलिए जो ग्रेजुअल चेंज होते ये जो है अलग अलग दिखने लगे, लेकिन उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स में जो है वो सिमिलैरिटी दिखती है हमको. सो प्रूव दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर. इनका जो है एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ये प्रूफ होता है. ठीक है, तो ये है हमारी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जो हम बाहर से देखने पर ही जो है इसकी स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखेंगे. एनाटॉमी जो है मेडिकल का एक सब्जेक्ट होता है. अगर कोई मेडिकल की स्टडी करने जाता है तो उन्हें जो है ये स्टडीज़ में आएगा आगे भी. तो एनाटॉमिकल एविडेंस यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी. मतलब अभी जो हमने प्लांट्स के और एनिमल्स के जो ऊपर के भाग की स्टडी की, वैसे ही एनाटॉमिकल एविडेंस में जो है प्रूफ में जो है इंटरनल ऑर्गन की स्टडी होती है. उनके इंटरनल कैरेक्टर्स की जो है स्टडी होती है. तो यहाँ पे जो है कुछ बोन स्ट्रक्चर्स दिए हैं. अब पहले हम ये इसे देख लेंगे. ये जो बोन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें, ये जो है बाहर से देखने पर तो हमें वो अलग दिखेंगे, लेकिन इंटरनल जो उनका स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर, वो सेम दिख रहा है. यहाँ पे जो है ये दिख रहा है ह्यूमरस. इसका जो ये पार्ट है ये ह्यूमरस कहा जाता है. सभी में हमको ह्यूमरस दिख रहा है. अलग अलग शेप में है, अलग अलग उसकी साइज है, लेकिन जो है इसे भी ह्यूमरस है और इसे भी जो है रेडियस, इसे रेडियस कहा जाता है. ये रेडियस है, दिख रहा है आपको, अलग अलग फॉर्म में दिख रहा है लेकिन रेडियस है सभी में. देन जो है कार्पेल, ये जो पार्ट है इसको कार्पेल कहा जाता है. ये भी जो है सभी इसमें दिख रहा है हमें. ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है. तो और ये जो है मेटाकार्पेल्स, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये मेटाकार्पेल, ये भी जो है सभी इसमें हमको दिख रहा है. मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये हमें जो है सेम दिख रहा है, सिमिलैरिटीज़ दिख रही है. लेकिन अगर उसको एक्सटर्नल हम देखेंगे तो उसमें जो है हमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिख सकती है. ठीक है, if you carefully observe the pictures, there doesn't seem any specifical superficial similarities between human hand, forelegs of ox, flippers of whale and patagium of a bat. तो ये जो है किसके स्ट्रक्चर थे अभी हमने देखे वो, ये तो ह्यूमन का हैंड था. ये जो है ह्यूमन का हैंड था. नेक्स्ट जो है फोर लेग्स ऑफ ऑक्स था. ऑक्स का जो है ये फोर लेग है. देन ये पैटिगियम ऑफ अ बैट, ये बैट का पैटिगियम है. और ये फ्लिपर्स ऑफ अ वेल, वेल का फ्लिपर्स था. तो अगर ऊपर से अगर हमने उनको देखा तो वो हमें कहीं से भी सिमिलर नहीं दिखेंगे, लेकिन इंटरनल पार्ट जब हम देख रहे हैं तो इसमें जो है हमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है. सो if you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarities between human hand, four legs of ox, flippers of whale and pentagium of bat. So similarly, use of each of those structure is different in respective animals.
ये जो है अलग अलग एनिमल्स के जो है स्ट्रक्चर्स है। हाउएवर देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, लेकिन उनके बोन्स में जो है हमें सिमिलैरिटी दिख रही है। एंड बोनी जॉइंट्स, और उनके जो बोन्स के जॉइंट्स है वो भी हमें सिमिलर दिख रहे हैं। इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल, वो सभी एनिमल्स में हमें दिख रहे हैं बोन का जॉइंट। These similarities indicates that those animals may have common ancestor, और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सिमिलैरिटी है इन सभी एनिमल्स में, इससे हमें हम प्रूव कर सकते हैं कि इनका भी जो कॉमन एक एंसेस्टर रहा होगा, जिसमें कि ग्रेजुअल चेंज होते गया और जो है ये अलग अलग एनिमल्स बने। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इस तरह से उसमें जो है एंसेस्टर में जो है कॉमन एंसेस्टर में चेंजेस होते गए। सो कैन यू टेल, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सभी को मालूम है, किडनी, लंग्स, हार्ट, स्किन, बहुत सारे जो है ऑर्गन्स होते हैं। इन ईच ऑफ दिस ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। इज ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म, क्या सभी ऑर्गन्स जो है हमारे लिए यूजफुल है ऑर्गेनिज्म को? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। जैसे अपेंडिक्स है, हमने देखा ऊपर ही, या फिर जो है अक्कल दाढ़ जो बोला था हमने, वो भी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो नेक्स्ट थर्ड वन जो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी जो हमारे काम के नहीं है, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा था अपेंडिक्स है, वेस्टिजियल टीथ आता है इसमें। तो ये जो है अपेंडिक्स, वेस्टिजियल टीथ जो है वो हमारे कोई काम के नहीं है, इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। सो डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। जो डीजेनरेट होते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो रहे हैं, मतलब पहले थे लेकिन वो धीरे धीरे जो है जनरेट जो है होते जा रहे हैं। और अंडर डेवलप, या फिर उसका जो है डेवलपमेंट रुक गया है। तो ये जो यूजलेस ऑर्गन्स है ऑफ ऑर्गेनिज्म, उससे क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्टन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होते रहता है, या फिर जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, वो सडन चेंजेस नहीं होते हैं, सडन जो है डेवलपमेंट नहीं होता है, या फिर कोई भी नया टिश्यू या फिर ऑर्गन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, वो यानी तब के तब सडन जो है चेंज नहीं होता है। उसके लिए भी जो है बहुत सारा टाइम लगता है, और उस एनवायरमेंटल के हिसाब से जो है वो चेंजेस होते रहता है। ओके, सो इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। और वो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है, जो स्टे कर रहा है, जिंदा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो ऑर्गन है वो जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होते जाता है। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन। तो मोस्टली जो है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो है बॉडी में जो यूजफुल है, वो जो है धीरे धीरे जो है डेवलप होते जाते हैं। हाउएवर सम स्ट्रक्चर्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। लेकिन कुछ जो है हार्मफुल स्ट्रक्चर है, जो हमारा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, जो हम ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं है, तो वो जो है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में। तो ये जो हो एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता है, या फिर हमें जो है हार्मफुल होता है। सच स्ट्रक्चर बिगेन्स टू डिजेनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन थियरी के हिसाब से जो है ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है वो डिजेनरेट होते जाते हैं, धीरे धीरे जो है वो जो है चेंज होते जाते हैं। मतलब एंसेस्टर में वो जो काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर एनवायरमेंटल के हिसाब से जो है वो उसका हमें कोई यूज़ नहीं रहा, तो
वो धीरे 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 जो है वो कम होते गया, ठीक है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर इज टू डिसअपियर। और वो जो स्ट्रक्चर है, जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, वो जो है डिसअपियर होने को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे, ठीक है। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल। और ये जो उसके फेजेस है, जो डिसअपियरेंस होने के, वो डिफरेंट एनिमल में हमें दिखते हैं। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इज इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है अब बिल्कुल निकल गए हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म में अभी भी उसका जो है फंक्शन चल रहा है, ठीक है। तो किसी के लिए वो यूजफुल है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, या फिर किसी कुछ ऑर्गेनिजम्स में उसका कोई काम नहीं है। इट इज़ नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म। सो अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, अपेंडिक्स जो है वो यूजलेस है ह्यूमन के लिए, इज़ यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। और जो रूमिनेंट्स एनिमल्स है, तो जैसे गाय है, बकरी है, उनके लिए ये यूजफुल है, क्योंकि वहाँ पे वो उसका काम चल रहा है। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये जो हमारे ईयर्स होते हैं, ये जो ईयर्स है हमारे, इसको जो है पिन्ना कहा जाता है इसको। तो ये जो ईयर्स पिन्ना है, muscles of ear pinna which are useful to human, are useful in monkey for movement of ear pinna। तो और कुछ एनिमल्स में जो है ये ईयर पिन्ना जो है मूवमेंट करता है, लेकिन ह्यूमंस में जो है वो हिलता ही नहीं है। सो वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब लाइक टेल बोन, जो टेल बोन है वो जो है हमारे लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए वो काम में आती है। विजडम टीथ जो है, जो हमारे शरीर में है तो, लेकिन वो जो है हमारे लिए काम का नहीं है, मतलब वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो हमारे शरीर में जो है हेयर्स भी प्रेजेंट है, जो प्रोटेक्टिंग के लिए काम में आता है, लेकिन वो उतना हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए वेस्टिजियल ही हो गया। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये हम देखेंगे अभी। ये जो है अपेंडिक्स का जो पिक्चर्स दिया हुआ है, ये है अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये अभी वेस्टिजियल है हमारे शरीर में। ये कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के इसमें लगा हुआ दिख रहा है हमको। नेक्स्ट जो है विजडम टीथ, यहाँ पे जो ये विजडम टीथ दिए हैं, ये जो है विजडम टीथ, इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन ये है। ये जो है टेल बोन, अब डिसअपियर हो गया है हमारे शरीर में, लेकिन यहाँ पे हाथ लगाओ पीछे तो आपको ये थोड़ा ऊंचा दिखेगा। तो धीरे धीरे जो है ये एक्सटेंड हो गया। सो टेल बोन कहा जाता है ये। तो और इधर एक दिया है ईयर मसल। ये जो ईयर मसल है वो जो है हमारे इसमें तो उसे हिलता नहीं डुलता नहीं, कुछ काम का है नहीं, लेकिन जो एनिमल्स है उनमें जो है वो काम का होता है। ओके, तो इस तरह से जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में जो है हमने प्रूफ्स देखे, ठीक है। ये भी जो है इवोल्यूशन का एक प्रूफ है, थियरी का प्रूफ है। नेक्स्ट जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ये जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। ये कैसे होता है अब हम देखें। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है ये प्रूफ जो है हमें ज़मीन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर जो भी एनिमल्स है या फिर प्लांट है जो मतलब गड़ जाते हैं या अंदर चले जाते हैं, तो उसके जो भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं, तो ये जो है हमें अंदर मिलते हैं, ये एविडेंस, ठीक है। सो अ क्वेश्चन में अराइजेस इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, हाउ कैन वी टेल दिस। तो ये जो मिलियंस ईयर एगो जो भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो अभी नहीं है, तो ये जो है हमें कैसे पता चलता है। ये जो क्वेश्चन हर एक के दिल में आ सकता है। सो नाउ दिस सीक्रेट्स हैज़ बीन हिडन इन द अर्थ। तो ये जो सीक्रेट है, ये जो है एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए वो कैसे पता चला, इसका सीक्रेट जो है हमें अर्थ पर मिलता है, ठीक है।
तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एट्सेट्रा। तो बहुत सारी जो ऑर्गेनिजम्स है वो गेट बरीड मतलब ज़मीन के नीचे अंदर जो है वो गड़ गए। कैसे? जैसे कि फ्लड आया या फिर अर्थक्वेक आया या फिर वोल्केनो इरप्शन हुआ। तो और जैसे मैंने बताया था कि एस्ट्रॉइड जो गिरा उसकी वजह से भी जो है हमारे जो है एनिमल्स ज़मीन के अंदर चले गए। सो रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड। लेकिन इसके जो इम्प्रेशन है ये जो एनिमल्स जो प्लांट्स जो है वो ज़मीन के नीचे अंदर चले गए तो वो कैसे प्रिजर्व होके रहे अंडरग्राउंड में? उसके इम्प्रेशन के थ्रू, तो उनके फॉसिल्स के थ्रू। दीज आर कॉल्ड एज अ फॉसिल। और ये जो इम्प्रेशन हमें दिखते हैं उसे हम फॉसिल कहते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। और ये स्टडी ऑफ फॉसिल भी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसकी भी बहुत बड़ी स्टडी जो है की गई है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट, carbon consumption of animal and plants stop after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously। जब एनिमल्स और प्लांट जो है डेड हो जाते हैं तो उसके बाद में जो है उनके अंदर जो कार्बन 14 होता है और एक कार्बन 12 होता है। तो ये जो कार्बन 14 है वो कंटिन्यूसली उसमें रहता है। ओके। सो इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूसली एज C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव। ये जो कार्बन है वो रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है और ये C12 जो है नॉन रेडियो एक्टिव होता है। नॉन रेडियो एक्टिव। तो C14 जो है धीरे धीरे इसमें जो है चेंजेस होने लगते हैं, ये ख़त्म होने लगते हैं और ये जो है कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। कंटिन्यूसली एज C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव। द टाइम पासेस सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो active of C14 and ratio of a C14 to C12 present in their body। अब ये जो है C14 और C12 इसका जो है मतलब C14 जो है रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो धीरे धीरे जो है कम होते जाता है और C12 जो है कांस्टेंट रहता है। तो इनका जो है रेशो लेकर जो है एक प्रोसेस की जाती है उस पर। तो इससे जो है हमें इसे जो है उसकी जो है एज हमें पता चलती है। सो द टाइम पासेस सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। C14 और C12 का जो रेशियो लिया जाता है इससे जो है वो जो एनिमल या प्लांट है उसको कितने साल पुराना है वो हमें पता चलता है। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड। और इसे कौन सा मेथड कहा जाता है? कार्बन डेटिंग मेथड कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट। ओके। तो ये जो है पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में जो है इसकी स्टडी की जाती है जिससे कि हमें उस एनिमल और प्लांट का जो है एज पता चलता है उस ह्यूमन फॉसिल से। ओके। वंस the age of fossil been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organism। तो जैसे ही हमें जो है उस फॉसिल को हम कार्बन डेटिंग टेक्निक से उसकी एज पता करते हैं तो इससे जो है क्या इजी हो जाता है हमें उसकी जो है एग्जिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स का जो है हमें एज जो है पता चल जाता है। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको?
So it seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. तो इससे जो है मतलब ये जो है क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको इस टेक्निक से, वो कब एक्सटिंक्ट हुए, ये ऑर्गेनिज्म कब एक्सटिंक्ट हुए, इसका पता जो है हमें इस टेक्निक से पता चल रहा है। ये जो है वर्टिब्रेट की है या नॉन इनवर्टिब्रेट्स है, और जो वर्टिब्रेट्स है वो कैसे जो है स्लोली चेंज हुए इनवर्टिब्रेट्स में, ये भी जो है हमें पता चलता है इससे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये जो प्रूफ है हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक पिक्चर दी है, इसको हम अब स्टडी करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है हमें एजेस, हर एक एनिमल्स जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है, ये जो दिख रहा है ये पैलेजोइक एरा, मतलब ये एनिमल्स जो दिख रहे हैं हमें ये पैलेजोइक एरा के हैं, जिसमें क्या है इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल दिख रहे हैं हमें सिर्फ, ये जो है सभी इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है पीसेस एम्फीबियंस और पीसेस और एम्फीबियंस आ रहे हैं। तो ये जो है वाटर एनिमल दिख रहे हैं, ये क्राउलिंग वाले एनिमल्स दिख रहे हैं, ये सभी जो है कौन से एरा में मिल रहा है, पैलेजोइक एरा। मतलब ये अगर ये हमने ज़मीन के नीचे अगर देखा तो ये इसके ये जो लेयर्स है इससे पता चलता है इनका एरा कि वो कौन से एरा के होंगे। जैसे ये पैलेजोइक एरा के दिख रहे हैं, उसके बाद में जो है हमें क्या दिख रहा है मेजोजोइक एरा, और उसमें उसके बाद में जो है सेनोजोइक एरा। ये तीन एरा के जो है एनिमल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो है फर्स्ट एरा के दिख रहे हैं। फिर ये जो है रेप्टाइल्स जो है हमें कब मिले हैं, मेजोजोइक एरा में दिख रहे हैं। और बर्ड्स और मैमल्स मतलब हम भी जो है सीनोजोइक एरा से आते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये जो है सेनोजोइक एरा का भी हमने बताया आपको यहाँ पे, जिसमें एव्स आते हैं बर्ड्स मैमल्स, फिर रेप्टाइल्स आते हैं मेसोजोइक एरा में, फिर एम्फीबियंस और पीसेस आते हैं जो पैलेजोइक एरा से आते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस। नेक्स्ट जो है फिफ्थ वन कनेक्टिव लिंक्स है। अब इनका कनेक्शन जो है हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व। यहाँ पे जो 3 पिक्चर्स दिए हैं, डकबिल प्लेटिपस लंगफिश है ये, और तीसरा है पेरीपेटस। तो ये जो तीनों एनिमल्स को हमें देख के इसको ऑब्जर्व करके इसके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करनी है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब ये जो एनिमल्स और प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की वजह से जो है हमें ये पता चलता है कि ये रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब 2 अलग ग्रुप से जो है मिलकर फॉर्म हुए हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक्स। मतलब इससे जो हमें पता चलता है कि इनका कनेक्शन जो है कुछ ना कुछ है। एग्जाम्पल है पेरीपेटस। ये पेरीपेटस जो है कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल है, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो इसमें जो है ये जो दिख रहा है पेरीपेटस, ये जो है सेगमेंटेड एनिमल है, दिख रहा है। और इसमें जो है क्यूटिकल्स होते हैं, 3 क्यूटिकल्स उसके ऊपर हैं। एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स है ये, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। सिमिलरली दिस एनिमल्स शो ट्रैकिया रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू एंथ्रोपोडा। जो एंथ्रोपोडा में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है उसमें एंथ्रोपोडा में, तो वो जो है हमें इसमें मिल रही है।
किसमें, पेरिपेटस में। और एनिलिडा जैसे उसके बॉडी ऑर्गन्स है, मतलब सेगमेंटेड बॉडी है, क्यूटिकल्स है उसमें। तो ये जो है दो प्रकार के एनिमल का जो है एक दोनों जो है उसमें ग्रुप्स जो है मिल रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जो है पेरिपेटस वो अलग एनिमल हो जाता है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, जिससे कि ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा से जो है कनेक्टेड दिख रहा है हमको। मतलब दो इसका जो है कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली डक बिल्ड्स जो है प्लेटिपस ले एग्स like reptiles, but show relationship with mammals too due to presence of mammary glands and hairs। और ये जो डक बिल्ड्स है, डक बिल्ड में जो है ये है डक बिल्ड प्लेटिपस। इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें जो है डक बिल्ड में ये जो है एग देता है, मतलब ये बर्थ नहीं करता, बच्चों को जन्म नहीं देता है, ये एग देता है जो रेप्टाइल्स देते हैं उसकी तरह से। लेकिन जो है इसमें जो है मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये मैमल से रिलेटेड होता है। तो और उसके शरीर में हेयर्स है, ये भी जो है मैमल से रिलेटेड है। तो ये जो है इसमें रेप्टाइल्स के भी गुण मिल रहे हैं और मैमल्स के भी। तो इस तरह से जो ये अलग होते जा रहा है डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ बीइंग फिश। बाकी सभी जो फिशेस है जो है लंग तो रेस्पिरेशन करती है। सो दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन फ्रॉम फिशेस। तो ये एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि ये मतलब लंग फिश जो है मैमल का भी उसमें, जैसे मैन जो है लंग से रेस्पिरेशन करता है वैसे लंग फिश कर रही है। और बाकी के जो सभी उसके गुण है वो फिश एम्फीबियंस के हैं। तो ये दोनों प्रकार का जो है एनिमल्स है। तो ये जो लिंक जो है इसमें हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है प्रूफ है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। नेक्स्ट जो है लास्ट वन जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स दिया है एम्ब्रियोलॉजी का, ये आप देख रहे हो, इधर इसको बड़ा करके देखेंगे हम थोड़ा। तो ये जो है फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो मालूम है आपको, जो जाइगोट जो है हमारे पेट में तैयार होता है और फिर जो है एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जो है डेवलप होके फिर जो है बच्चा बनता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, और ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो है बिल्कुल सिमिलर है सभी एनिमल्स की, जैसे फिश है, यहाँ पे सैलामेंडर है, टॉर्टाइज है, या चिकन है, या फिर पिग है, या फिर काऊ है। इनकी जो फर्स्ट स्टेज है सभी की जो है सेम दिख रही है। फिर ग्रेजुअल धीरे धीरे जो है सेकंड स्टेज में जो है चेंजेस दिख रहे हैं हमें, थर्ड स्टेज में जो है चेंजेस दिख रहे हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या बताता है कि कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर shows that all embryos shows extreme similarities during initial stage and those similarities decreases gradually। तो ये जो वर्टिब्रेट्स है सभी, उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो है पहली स्टेज जो है सभी की सेम है, फिर जो है उसमें जो है सेकंड थर्ड में जो है वो सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाती है। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है इससे हमें पता चलता है कि इन सभी एनिमल्स का भी जो है एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रूफ है हमारा जो है इवोल्यूशन के पीरियड में। तो यहाँ पे जो है हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में लेंगे। तो
अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बटन आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है, जिसका कि मैं जवाब दे सकूँगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe this video. Okay.